हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है उद्योग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? उद्योग, जो कि क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है? उद्योगों का वर्गीकरण। हमारा आज के चैप्टर का पहला पॉइंट है उद्योगों का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण है कच्चा माल के आधार पर। चलिए देखते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होता है, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो कच्चा माल के आधार पर हम 4 भागों में उद्योग को बांटते हैं: कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। चलिए अब इनको थोड़ा सा डीप में देखते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करता है। तो जिन उद्योग में कच्चे माल अर्थात रॉ मटेरियल्स में हम वनस्पति या फिर जंतु से संबंधित किसी भी उत्पाद का यूज करते हैं, वे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग जो होता है, डेयरी उत्पाद। आप सब में देखिए, या तो वनस्पति का यूज हो रहा है या तो जंतु का किसी न किसी संबंधित उत्पाद का यूज हो रहा है। चर्म में भी जंतु का उपयोग हो रहा है ना। तो कृषि आधारित उद्योग क्या होता है? जिसमें हम कच्चे माल के रूप में वनस्पति या जंतु से संबंधित किसी उत्पाद का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग देखते हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो खनिज अयस्क का उपयोग अगर हम कच्चे माल में कर रहे हैं तो वे खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। तो इन उद्योगों के जो उत्पाद होते हैं, जो हमारा फाइनल आउटकम होता है, वह अन्य उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका पोषण करता है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। ध्यान रखिएगा, अयस्क से जो लोहा बनाया जाता है वह खनिज आधारित उद्योग का एक उत्पाद है। तीसरा प्रकार है हमारा समुद्र आधारित उद्योग। चलिए देखते हैं। सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में अगर हम कर रहे हैं तो वह समुद्र आधारित उद्योग होगा। तो अगर हम सागरों और महासागरों से प्राप्त जो विभिन्न उत्पाद होते हैं उसका उपयोग अगर हम रॉ मटेरियल्स के रूप में कर रहे हैं तो वे समुद्र आधारित उद्योग कहलाएंगे। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य, तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। तो तेल निर्माण जो होता है, मत्स्य से संबंधित विभिन्न उद्योग होते हैं, या फिर खाद्य प्रसंस्करण जो समुद्री होते हैं, जैसे कि क्रैब्स आदि खाए जाते हैं। प्रांस जो व्यक्ति सी फूड्स लवर होते हैं वो खाते हैं। तो ये क्या है? समुद्र आधारित उद्योग हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के रूप में सागर और महासागर से संबंधित उत्पाद का यूज कर रहे हैं। चौथा है वन आधारित उद्योग। चौथा क्या है? वन आधारित उद्योग। इसमें देखते हैं। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में अगर हम करेंगे तो वह वन आधारित उद्योग कहलाएगा। तो अगर हम वनों से संबंधित उत्पाद का यूज रॉ मटेरियल्स के रूप में करेंगे तो वह वन आधारित उद्योग कहलाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण। तो इनमें हम देख रहे हैं कि कच्चे माल के रूप में हम वन से संबंधित विभिन्न उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वन आधारित उद्योग हो जाएंगे। तो अब इसका रिविजन हम लोग कर लेते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण अगर हम कच्चे माल के रूप में करते हैं तो 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। कृषि आधारित, जिसमें कच्चे माल के रूप में हम वनस्पति या फिर जंतु से संबंधित उत्पाद का यूज करते हैं। खनिज आधारित, जिसमें कच्चे माल के रूप में हम खनिज अयस्कों का प्रयोग करते हैं। समुद्र आधारित, जिसमें हम सागर और महासागर से संबंधित उत्पाद का कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। और चौथा होता है वन आधारित, जिसमें हम वनस्पति, वन और वनों से संबंधित उत्पाद का यूज करते हैं। आगे अब देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण आकार के आधार पर है। आकार के आधार पर हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं उद्योग को, जो कि है लघु आकार का उद्योग और बृहत आकार का उद्योग। तो आकार के आधार पर हम उद्योगों को 2 भागों में बांटते हैं, बृहत और लघु। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। कुटीर या फिर घरेलू उद्योग जो होते हैं छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पाद का निर्माण हाथ से होता है। तो कुटीर या फिर घरेलू उद्योग जो होते हैं वह छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसमें जो कारीगर्स होते हैं वे हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं विभिन्न उत्पादों के निर्माण में। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन या फिर अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण है। तो जो टोकरी बुनाई होती है, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं या फिर अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं जो होती हैं, ये कुटीर उद्योग के उदाहरण हो जाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वे बड़े पैमाने के उद्योग माने जाते हैं। उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनकी तुलना में जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें पूंजी भी कम लगती है और जो तकनीक होती है तकनीक भी कम लगती है।
बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक होता है और प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। तो बड़े पैमाने का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई खेत है, खेत में आप मान लीजिए आपके पास कम खेत है, तो आप जो मान लीजिए आपके खेत में अभी धान की बुआई कटाई का समय चल रहा है, तो अगर आपके पास कम खेत है तो आप क्या करेंगे, आप हाथ से मजदूर को ही बुलाएंगे, मजदूर से ही कटवाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा खेत है तो आपके पास क्या होगा, बड़े पैमाने का आपके पास उद्योग हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी मशीन का उपयोग करेंगे ना, क्योंकि हाथ से करवाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो यही इसमें बताया जा रहा है, बड़े पैमाने के उद्योग में प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। आगे देखते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर हम देख लेते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र या फिर संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का कितना वर्गीकरण हो जाएगा, निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व या फिर सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो निजी क्षेत्र में उद्योगों का जो स्वामित्व होता है और जो संचालन किया जाता है उसका या तो एक व्यक्ति होंगे या फिर व्यक्ति के समूह होंगे कोई। और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक या फिर राज्य स्वामित्व जो होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, HAL है, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं जिसका संचालन सरकार कर रही है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण देख लेते हैं। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। मतलब कच्चे माल का उत्पादक या पूर्तिकार जो होता है, या तो वह मालिक होगा या फिर जो कामगार होते हैं, जो कारीगर होते हैं वो होंगे, या फिर दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या फिर सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्कृष्ट उदाहरण है। अब अगला पॉइंट हमारा है उद्योगों की अवस्थी संबंधित जो कारक है। मतलब किसी उद्योग को अगर हमें बसाना होगा तो हमें किस कारक को, किस पॉइंट को हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है संचार। संचार क्या होता है कि हमें कनेक्टिविटी पूरे भारत देश में चाहिए। अगर हम कोई उद्योग बसा रहे हैं तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए। दूसरा क्या है, परिवहन भी चाहिए। परिवहन मतलब मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह उद्योग बसा लिए कि वहाँ परिवहन का अच्छे तरीके से यूज ही आप नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी जंगल में आप कोई उद्योग लगा रहे हैं तो वहाँ परिवहन अच्छे ढंग से हो ही नहीं पाएगा। तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वह ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आपका परिवहन ही बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। परिवहन से संबंधित जो कार्य हो जाएगा तो आपका जो उद्योग होगा बहुत सीमित जगह पे रह जाएगा। तीसरी क्या है, तीसरी भूमि। भूमि तो आपको किसी भी उद्योग के लिए चाहिए ही, एक उपयुक्त क्षेत्र आपको चाहिए ही। विद्युत चाहिए, बिना विद्युत के आप लगभग विभिन्न प्रकार के उद्योग में हर प्रकार से विद्युत का बिल्कुल आवश्यक होता है, तो विद्युत आपको चाहिए। कच्चा माल के बिना कोई उद्योग हो ही नहीं सकता, तो कच्चा माल आपको चाहिए। श्रम, व्यक्ति और कारीगर चाहिए, क्योंकि बिना श्रम के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मशीन जो होती है, मशीनों को भी चलाने के लिए भी श्रम चाहिए। पूंजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो पूंजी ही चाहिए। पूंजी और श्रम जब हो जाएगी उसके बाद आप बाकी चीज़ें देखेंगे। बाजार चाहिए, निकटतम बाजार होना चाहिए। बाजार निकट होगा तभी आपका जो उद्योग होगा वह सफल हो सकता है। और जल चाहिए, जल भी आपके विभिन्न उद्योग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देता है। तो इतने जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स होने चाहिए तभी आपका उद्योग जो है वह सफल हो सकता है। जैसे कि संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। आगे देखते हैं। आगे अब औद्योगिक प्रदेश हम देखेंगे, उसके बाद उसके उदाहरण देखेंगे। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश कैसे बनता है, मतलब एक ही प्रकार के उद्योग अगर बहुत पास होने लगे और वे अपनी निकटता से लाभ भी एक दूसरे में बांटे, शेयर जो होता है वो बांटे आपस में, तो ये औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयले क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं? जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हो जाते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ जो होता है उसको भी एक दूसरे से बांटते हैं। और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जैसे कि पूर्वोत्तर अमेरिका है, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्यतः औद्योगिक प्रदेश कहाँ होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, समुद्री पत्तन में और समुद्री पत्तन के समीप, और क्या होता है जहाँ कोयला क्षेत्र होता है उसके नज़दीक होते हैं। आगे अब देखते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे कि मुंबई पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये भारत के औद्योगिक प्रदेश के उदाहरण हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30
रात में अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। तो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को रात के 12:30 बजे अब तक की सबसे भयावह औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादन के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार लगभग 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए हैं वह आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रस्रोत विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। तो क्या हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना हुई थी रात को 12:30 बजे, जिसमें क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हो गया था, जिससे एक सरकारी सूचना 1989 में आई थी। उसके अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और जो बच गए थे उनमें अभी भी अत्यंत विकार पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो में क्या हुआ था कि एक गैस विस्फोट हुआ था जिसमें 243 लोग की मृत्यु हुई थी और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों का विस्थापन भी किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। विस्फोट के बाद क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उससे कई लोगों की मौत हो गई। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए और जो भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। आगे देखते हैं। आगे है कि उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि क्या आप जानते हैं उभरते उद्योग को क्या कहा जाता है, सनराइज उद्योग कहा जाता है। आगे है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो प्रगलन क्या होता है, मान लीजिए कोई अयस्क है, उसको हम इतना ज़्यादा पिघलाएंगे कि उसके बाद उसके हम जो धातु है उसको निष्कर्षित कर लेंगे, वह क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। जैसे कि लोहा को हम पिघलाते हैं। अब देखते हैं लौह अयस्क उद्योग जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कई चरण में शामिल होती है। लौह इस्पात उद्योग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लौह अयस्क से इस्पात निर्माण कैसे बनता है। कच्चे माल की झोंकी भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित किया जाता है। तो प्रगलन वही बताया जा रहा है कि कच्चा माल जो होता है, लौह अयस्क होता है, उसको झोंक भट्टी में रखा जाता है और प्रगलित किया जाता है। इसके बाद यह परिशोधित किया जाता है। उसके बाद क्या है, इसको शुद्ध किया जाता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। प्राप्त उत्पाद क्या होता है, शुद्ध इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और यह अन्य उत्पाद अन्य उद्योगों में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स में यूज किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है। इस्पात कड़ा होता है, टाइट होता है और इसे आसानी से काटा जा सकता है और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार भी बनाई जा सकती है। टेंसाइल भी होता है। एल्युमिनियम, निकल और तांबा। आगे देखते हैं। जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं भी बनाई जा सकती हैं। तो विभिन्न धातुओं को मिलाकर इसकी मिश्र धातु भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है कि सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। तो सभी महत्वपूर्ण इस्पात जो केंद्र हैं वह एक क्षेत्र में फैले हैं जो कि 4 राज्यों में है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो लगभग इन्हीं 4 राज्य जो हैं इन्हीं में इस्पात केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र भी हैं जैसे कि भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब जमशेदपुर के बारे में जान लेते हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। तो 1947 से पूर्व, आज़ादी से पूर्व केवल एक इस्पात का कारखाना था, टिस्को। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम में समेत साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। तो टिस्को की शुरुआत सन 1907 में की गई। कहाँ, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम में साकची नामक स्थान पे। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। बाद में क्या हुआ कि साकची का नाम बदल के जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो भौगोलिक रूप से यहाँ जो उद्योग है वह सबसे ज़्यादा अच्छा उद्योग है भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए लौह इस्पात केंद्र का। आगे देखते हैं कि साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। साकची नामक स्थान जो उद्योग में चुना गया था टिस्को के बाद, उसमें क्या हुआ था, इसको बनाने के लिए कई कारण थे यहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए, जो कि हैं यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी
गुवाहाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। तो परिवहन बहुत आसानी से मिल जाता था और बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन मात्र 32 किलोमीटर पे था। तो आप विभिन्न उद्योग का परिवहन से अच्छे ढंग से विभिन्न स्थानों पर पहुंचा सकते थे। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। तो यहाँ क्या था, संसाधन भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध थे और कोलकाता के निकट होने के कारण विशाल बाजार भी उपलब्ध था। तो लगभग सभी कारक जो थे यहाँ थे, इसलिए यहाँ ये उद्योग बसाया गया था। आगे देखते हैं, आगे पिट्सबर्ग के बारे में जान लेते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं वहाँ उपलब्ध की गई हैं। कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध होता है। कच्चा माल मतलब कोयला पिट्सबर्ग से ही उपलब्ध हो जाता है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। तो लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, मिनेसोटा नामक खानों से मिलता है, जो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आता कैसे है ये, इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है, जहाँ से ये जो लौह अयस्क है पिट्सबर्ग तक पहुँचाए जाते हैं। तो पिट्सबर्ग यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट इस्पात नगर है और यहाँ क्या है, कच्चा माल वहीं मिल जाता है और लौह अयस्क मिनेसोटा की खानों से मिलता है, जो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है इस पिट्सबर्ग नामक स्थान से। और लौह अयस्कों को ग्रेट लेक्स जलमार्ग से पिट्सबर्ग ले जाया जाता है। आगे देखते हैं, आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। तो आज पिट्सबर्ग में जो इस्पात मिल है वह कम हो गई हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में है तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। अगला पॉइंट अब देखते हैं कि ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। तो ग्रेट लेक्स के नाम क्या है, 5 ग्रेट लेक्स मानी जाती हैं, सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। सुपीरियर झील जो है वह सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर भी स्थित है और सबसे ज़्यादा ऊपर भी स्थित है। तो ये ग्रेट लेक्स के 5 नाम हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि शब्द टेक्सटाइल लैटिन शब्द के टेक्सटियरे से उत्पन्न है, जिसका अर्थ बुनना होता है। तो टेक्सटाइल शब्द लैटिन शब्द से बना है, जिसका जो कि टेक्सटियरे और जिसका अर्थ होता है बुनना। आगे देखते हैं, आगे कि ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्तुओं का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। तो ब्रिटिश शासन से पूर्व क्या था, हाथ से कते और बने हुए जो कपड़े होते थे उसका काफ़ी मांग थी, उसके काफ़ी लोकप्रियता थी। ढाका के मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे। तो ये जो कपड़े दिए गए हैं, जैसे कि मसूलीपट्टनम की छींट, ढाका के मलमल, कालीकट के कैलिको और बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा के सुनहरी जरी वाले जो सूती वस्त्र होते थे वह गुणवत्ता और डिजाइन बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात थे। अगला पॉइंट है कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित हुई। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोस्ट आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। तो क्या क्या सहायक रहा, मशीन आयात के लिए पत्तन था, कच्चे माल की उपलब्धता थी, श्रमिक बहुत आसानी से मिल जाते थे आदि। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। अगला पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग कब स्थापित हुआ, 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं, आगे है कि भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। तो भारतीय वस्त्र उद्योग में जितना उत्पादन होता है उसका 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। आगे है कि इसमें है कि अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई। तो अहमदाबाद में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई, 1859 में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। तो यह यथाशीघ्र ही जल्द ही मुंबई के बाद सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता में दूसरे नंबर पे आ गया था, पहले पे मुंबई था। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे ओसाका के बारे में दिया गया है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है और इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है और यह महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी PDF अब लगभग बनकर तैयार हो गई है। आपको इसकी PDF जल्द ही दे दी जाएगी 2-3 दिन में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल के अन्य कॉन्टेंट को देखते रहिए। चलिए फिर, धन्यवाद।